नाइकी दुनिया की सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वेयर कंपनी है। 50 सालों में एक आदमी का सपना बेहतर जूतों के लिए ग्लोबल कॉरपोरेशन में बदल गया, जिसकी कीमत $100 बिलियन से भी ज्यादा है। हमें इतिहास के पन्नों में देखना होगा कि ये कमाल शुरू कैसे हुआ। उसके लिए हमें नाइकी के शुरुआती दिनों के बारे में पता लगाना होगा कि ये जादू कैसे हुआ। क्या राज है इतनी बड़ी सक्सेस का। 1962 में फिल नाइट स्टैनफोर्ड से ग्रेजुएट हुए थे। जैसा कि कोई भी बिजनेस ग्रेजुएट आपको बता सकता है, एक बिजनेसमैन बनना मुश्किल नहीं यदि आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, लेकिन फिल के पास भी एक था। वह विश्वविद्यालय में एक डिस्टेंस रनर था और उसकी बिजनेस क्लास में उसके पास एक पेपर था जिस पर वो आइडियाज लिख लिया करता था। फिल ने देखा कि कैसे जापानी कैमरों ने अमेरिका में जर्मन कैमरों को बदल दिया था। उसने सोचा कि क्या जापानी जूते प्यूमा और एडिडास के साथ भी ऐसा ही कर सकता था, जो उस समय अमेरिका में बहुत पॉपुलर थे। उस आइडिया को लिखने के बाद फिल पर जुनून सवार हो गया था और ग्रेजुएशन करने के बाद फिल अपने आप अमेरिका के लिए जापानी जूते लाने के लिए निकल पड़ा। बेशक उसके पास कोई जापानी जूते नहीं थे, लेकिन उसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों को दौड़ते हुए देखा था। अवसर की कमी ने जाने अनजाने में ही फिल को ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां की उसे उम्मीद थी। वह जानता था कि इसका लाभ उठाने के लिए उसे एक जापानी के साथ संपर्क स्थापित करना होगा और अमेरिकन कंपनी के साथ डील करने के लिए उसे मनाना भी होगा। लेकिन उसे कंपनी और उसके माल के इंपोर्ट की बातचीत का अनुभव बिल्कुल नहीं था। नवंबर 1962 में वो जापान घूमने के लिए निकल गए और उन्होंने अपने लिए शू ढूंढना शुरू किया। कोबे के खूबसूरत शहर में घूमते हुए उन्हें एक दुकान दिखी जिसने उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जो उस समय ओनित्सुका टाइगर की थी और अपने समय से आगे की क्वालिटी के प्रोडक्ट्स सेल कर रही थी। उन शूज़ के मटेरियल की क्वालिटी इतनी हाई थी कि फिल उन्हें अमेरिका लेकर आना चाहते थे। फिल ने अपने आप को अमेरिकन शू डिस्ट्रीब्यूटर बताया और उस कंपनी के ऑनर से मिलने के लिए मीटिंग अरेंज कराई। फिल ने अपनी कंपनी का नाम ब्लू रिबन स्पोर्ट्स बताया और ओनित्सुका को अमेरिका में शू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनवाइट किया। एक प्रपोजल जो सरप्राइजिंगली ओनित्सुका टाइगर के मालिक ने स्वीकार कर लिया। अपने कॉन्फिडेंस के साथ फिल ओनित्सुका के लिए एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बन गया था। 1963 में उन्हें 12 जोड़ी जूतों की अपनी पहली शिपमेंट मिली थी और उन्होंने बेचना शुरू किया। उन्होंने हर रनिंग ट्रैक्स में अपने जूतों को दिखाना शुरू कर दिया था। जाहिर है उनकी रणनीति मापनीय नहीं थी। जूतों के बारे में जितना उसने किया उससे ज्यादा उसे समझ आया, इसलिए वह एकमात्र व्यक्ति के पास गया जिसे वह जानता था, उनका ओरेगन विश्वविद्यालय में पूर्व कोच बिल बोरमैन। अब बिल अमेरिका में सबसे प्रसिद्ध कोच था। बिल ने कई ओलंपिक एथलीटों को ट्रेन किया था। उन्हें टाइगर के जूते इतने पसंद थे कि वह पार्टनरशिप करना चाहते थे। इसलिए जनवरी 1964 में फिल ने बिल को शामिल कर लिया और ब्लू रिबन स्पोर्ट्स में दोनों ने $500 की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया। उन्होंने वह सारा पैसा अपने पहले ऑर्डर पर खर्च कर दिया, जो $3 प्रति जोड़ी से 300 जोड़े लिए गए। शिपमेंट अप्रैल 1964 में आया और बिल के नाम की वजह से वो सभी जुलाई तक बिक भी गए। अपने पहले वर्ष में BRS ने $8,000 की सेलिंग की और उस पैसे से फिल ने अपनी कंपनी की शुरुआत की। जूतों की सेल्स के लिए सेल्समैन को काम पर रखना भी शुरू किया। 1965 में उनका रेवेन्यू बढ़कर $20,000 हो गया था और बहुत जल्द उन्होंने अपना खुद का स्टोर सांता मोनिका में खोल दिया। लेकिन जब फिल व्यापार पक्ष को संभाल रहे थे, तब सेल्स का एक्चुअल काम बिल संभाल रहा था। वह अकेला व्यक्ति था जो अमेरिका के लिए जॉगिंग लेके आया था। 1966 में उन्होंने इसके बारे में एक किताब लिखी जिसकी 1 लाख से अधिक प्रतियां बिक गई। जॉगिंग के लिए टाइगर के शूज की बोरमैन इनोवेशन के बारे में सोचते रहते थे और इसके साथ ओनित्सुका के हर नए शिपमेंट में कुछ जूते खोल कर देखते थे कि वह कैसे बने हैं और वह हमेशा उन्हें सुधारने की कोशिश करते रहते थे। एग्जाम्पल के लिए कुशन में कुछ जोड़ना, अधिक हल्की सामग्री उपयोग करना। वह लगातार अपने नोट्स जापान भेजता था और रिक्वेस्ट करते थे कि चेंजेस क्या क्या करने हैं।
वह प्रभावी ढंग से ओनित्सुका के जूते उन्हीं के लिए डिजाइन कर रहा था। यह बिल के डिजाइनों में से एक था जिसने कोर्टेज को इम्प्रूव किया और BRS को 1968 के बेस्ट सेलिंग शूज की लिस्ट में शामिल किया। 1968 मैक्सिको के ओलंपिक के कारण ही इनकी सेल्स बढ़ गई थी, लेकिन इन्हें एक बड़ी समस्या भी थी। कोर्टेज जितने ज़्यादा सक्सेसफुल होते थे उतने ही जल्दी बिक जाते थे। उन्हें मिलने वाला हर नया शिपमेंट पहले वाले शिपमेंट से भी जल्दी बिक जाता था और ओनित्सुका पहले की तरह ही शिपमेंट अमेरिका भेज रहे थे। वे पहले जापान की डिमांड पूरी करते थे, उसके बाद जो बच जाता था वो अमेरिका भेज। फिल और बिल जानते थे कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए इतना काफी नहीं होगा। कोर्टेज बिल बोरमैन का ही डिजाइन था और इस टाइम तक उन्हें सब कुछ बनाना आ गया था। तो जैसे ही उनकी ओनित्सुका के साथ पार्टनरशिप खत्म हुई, वो खुद के लिए कोर्टेज बनाने के लिए स्वतंत्र थे। सौभाग्य से उनकी पार्टनरशिप 1972 के म्यूनिक ओलंपिक से कुछ समय पहले ही समाप्त हो गई थी। इस प्रकार फिल के पास तैयारी के लिए बहुत समय था। 1971 में उन्होंने पहली बार शूज बनाने पर काम शुरू किया। उनके पहले कर्मचारी ने ब्रांड को नाइकी कहने का सुझाव दिया। ग्रीक की जीत की देवी के नाम पर उनकी बिक्री अपने आप बढ़ गई और ये सब ओनित्सुका के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही शुरू कर दिया था। तभी से नाइकी की कहानी 1989 में सबसे बड़ी स्पोर्ट्सवेयर कंपनी की बन गई। ब्रिलियंट मार्केटिंग और जस्ट डू इट कैंपेन की तरह ही फेमस एथलीट्स के नकली सिग्नेचर करके अंततः दुनिया भर में प्रसिद्ध होना भी एक अनूठा तरीका बना। नाइकी का आगे बढ़ना एक तरीके से कहानी है, फिल नाइट के शुरुआती दिनों की तरह दिलचस्प है, लेकिन इसके लिए मेरे शब्द ना लें। फिल नाइट ने खुद 2016 में अपनी आत्मकथा में इसके बारे में बताया था। तो अगर आपको नाइकी की सक्सेस स्टोरी पसंद आई है तो फॉलो करें बप्सो बिजनेस इंडिया, जहां आपको ऐसे ही कई कंपनीज के बारे में बताते रहेंगे।